ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एटिलेक्टासिस। एटिलेक्टासिस इज़ अ लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, थोड़ा क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है ये। एटिलेक्टासिस इज़ अ डिसऑर्डर दैट इज़ एसोसिएटेड विद एल्विलाई। एल्विलाई आपको पता होगा, ठीक है। जब हम एयरवे ट्रैक की बात करते हैं तो व्हेन वी टॉक अबाउट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो फर्स्ट सेगमेंट है वो ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया के बाद इट डिवाइड्स इनटू ब्रोंकस। ब्रोंकस में यू हैव प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, देन टर्मिनल ब्रोंकसेस। और जो एंड में मतलब जो ब्रोंकसेस डिवाइड होकर आते हैं, दे मेक ब्रांचेस एंड देन this type of images, ठीक है। These grape-like structures, air-filled grape-like structures at the terminal ends of the periphery of the lung, interior periphery of lungs। interior periphery मतलब ये इस तरीके से है, तो alveoli यहाँ होते हैं। तो interior portion में, पेरिफ्री में जो एकदम टर्मिनल स्ट्रक्चर्स होते हैं एयर कैविटी के, उसको हम एल्विलाई कहते हैं। और ये एल्विलाई कुछ नहीं है, ये एल्विलाई एयर फिल्ड स्पेसेस होते हैं। ओके, सो एल्विलाई के बारे में आपने डिटेल में फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में पढ़ा होगा। सो दिस इज़ जस्ट अ रिव्यू। सो ये एल्विलाई, जैसे हमने कहा कि ये एयर फिल्ड स्पेसेस हैं, तो व्हाट इज़ एटिलेक्टासिस? एटिलेक्टासिस इज़ अ कोलैप्स ऑफ एल्विलाई और एयरलेस कंडीशन ऑफ द एल्विलाई। मतलब एक ऐसा कंडीशन जिस वजह से एल्विलाइज में एयर ना रह जाएं। तो अगर एल्विलाइज में एयर नहीं रह जाएगा तो इट वुड लुक लाइक अ बलून, ठीक है। तो बलून में जब हवा होता है तो इट लुक्स सर्कुलर, जब हवा निकल जाता है तो इट श्रिंक्स, ठीक है। तो जैसे कोलैप्स हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं लाइक दिस। ये एल्विलाइज चेंज होके they form like this. So these type of condition, airless या फिर collapse of the alveoli is termed as atelectasis. Okay, so what leads to atelectasis? अगर हम क्लासीफाई करें एटिलेक्टासिस को, तो एटिलेक्टासिस कैन बी कॉज्ड ड्यू टू मेनली 3 conditions. One can be resorption, the second is caused due to compression, and the third one is caused due to contraction. Okay, resorption, compression and contraction, where resorption में आप resorption की जगह obstruction भी पढ़ सकते हैं। Okay, now what is this all about? Resorption atelectasis और absorption obstruction of obstructive atelectasis वो कंडीशन है जब किसी पर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, मतलब हिंड्रेंस की वजह से एयर पैसेज ना हो सके, ठीक है। सो दिस वाज आवर ओवरव्यू ऑफ पल्मोनरी सिस्टम। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलरली ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये एयर यहाँ से नहीं आ पाएगा, या फिर यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन है तो जो एयर ट्रैवल कर रहा है वो इधर नहीं आ पाएगा, ठीक। तो ड्यू टू एनी टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द पल्मोनरी सिस्टम, अगर एयर पैसेजेस नहीं हो पाते हैं और एयर के ना आने की वजह से एल्विलाइज तक एयर ना पहुँच पाएँ, तो दैट कंडीशन इज़ नोन एज कोलैप्स ऑफ द एल्विलाई और एटिलेक्टासिस, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि पूरे लंग्स में एक जैसा नहीं पहुंचेगा, ज़्यादातर एक सेक्शन, जैसे अगर ये वाला ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है तो इतना सेक्शन ऑफ एल्विलाइज क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ या रिजॉर्प्टिव टाइप ऑफ एटिलेक्टासिस। नाउ वी टॉक अबाउट कंप्रेशन एटिलेक्टासिस। कंप्रेशन एटिलेक्टासिस क्या होता है? कंप्रेशन एटिलेक्टासिस वो होते हैं विच आर कॉज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द लंग्स। लंग्स कंप्रेस होने का कारण, जैसे हमने लास्ट क्लास में प्लूरल एफ्यूशन के बारे में पढ़ा था, तो किसी वजह से अगर प्लूरल एफ्यूशन होता है तो जैसे हमने लास्ट में एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, तो अगर यहाँ पे फ्लूइड भरने लगता है तो इट हैज़ अ अपवर्ड पुलिंग इफेक्ट, जिस वजह से लंग्स क्या हो जाएंगे, ऊपर की तरफ कंप्रेस होंगे। एंड लंग्स कंप्रेस होंगे तो ऑटोमेटिकली एल्विलाइज, क्योंकि सबसे पहले एल्विलाइज के ऊपर कंप्रेशन पड़ेगा, तो उस वजह से एल्विलाइज क्या हो सकते हैं, बर्स्ट हो सकते हैं या कोलैप्स हो सकते हैं और एल्विलाइज में एयर फिल नहीं रहेगा, ठीक। सो दिस इज व्हाट यू कॉल कंप्रेशन टाइप ऑफ एटिलेक्टासिस। एंड द लास्ट वन इज कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टासिस। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टासिस? कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टासिस मतलब ये पर्टिकुलर एरियाज एकदम कंस्ट्रिक्टेड हो जाएं। उसका कारण क्या होता है? द रीज़न इज फाइब्रोसिस।
fibrosis of either the lung cells or the pleural cells. लंग या प्लूरल में से किसी एक पार्ट में अगर फाइब्रोसिस हो रहा है, कल मतलब घटान जैसी पड़ रही है, फिब्रॉइड फॉर्मेशंस हो रहे हैं, तो उस वजह से जो एयर पैसेज नहीं हो रही है एंड द एल्वुलाइज आर गेटिंग what you call that, a force is applied on the alveoli due to this fibrosis या fibroid, उसकी वजह से जो एयर नहीं भर पाता या एयर नहीं रह पाता, ये alveoli ख़राब हो जाते हैं. That type of atelectasis is called as contraction atelectasis. So I'll repeat once again. So first one, there could be three reasons. One is resorptive, second is compressive, एंड द थर्ड वन इज कॉन्ट्रैक्टिव या रिजॉर्प्शन, कंप्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन. रिजॉर्प्शन तब होता है जब किसी कारणवश कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो और एयर पास नहीं हो पा रहा. कंप्रेशन जब कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस है जिस वजह से लंग्स अंदर की तरफ कंप्रेस हो रहे हैं. एंड द थर्ड वन इज कॉन्ट्रैक्शन जिसमें फिब्रोसिस होता है लंग्स या फिर प्लूरल सेल्स का. ओके, यहीं पे हम बात कर लेते हैं अबाउट द इटियोलॉजिकल फैक्टर. तो अगर हम रिजॉर्प्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव या रिजॉर्प्टिव एटेलेक्टासिस की बात करें तो इसका कारण क्या हो सकता है? कैंसर, ठीक है, टीबी, क्योंकि अगर कहीं पर भी अगर ट्यूबरकुलोसिस मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का अगर ग्रोथ हो रहा है तो वो पर्टिकुलरली किसी एक जगह पे प्रोलिफरेट करने लगेगा और उसके आगे की जगहों पे वहाँ तक तो एयर आएगा लेकिन उसके आगे एयर फॉर्म नहीं होगा. ठीक, ओके. कैंसर में भी वही है, एक पर्टिकुलर एरिया में ट्यूमर फॉर्म होगा तो उसके आगे एयर पैसेज नहीं हो पाएगा. इट कैन बी म्यूकस प्लग, इट कुड बी निमोनिया मतलब इन्फेक्शन. ओके, इसके अलावा इट कुड बी व्हाट यू कॉल, देयर कुड बी सम टाइप ऑफ फॉरेन बॉडीज, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, सॉरी फॉरेन बॉडी इनहेलेशन. ठीक है, म्यूकस प्लग मतलब किसी कंडीशन की वजह से अगर म्यूकस फॉर्म हो और म्यूकस मतलब बॉडी का फ्लूइड लेवल बहुत कम है मान लीजिए, या वो जो पस है वो बहुत ज़्यादा विस्कस है, किसी भी कारणवश म्यूकस अगर बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है तो वो म्यूकस इतना गाढ़ा होता है कि वो बहुत आसानी से कफ करने में नहीं निकलता है. तो वो म्यूकस जैसे जैसे थिक होता जाता है वो किसी एरिया में फंस जाएगा और फंस जाएगा तो यहाँ तक तो एयर पैसेज हो पाएगा लेकिन इसके आगे के एरिया में एयर पास नहीं हो पाएगा. दैट इज़ व्हाट यू कॉल म्यूकस प्लग. ठीक, ओके. इसके अलावा कुछ और कंडीशंस हैं लाइक ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकसिस. ठीक है, ब्रोंकेक्टासिस एक्चुअली ब्रोंकियल वॉल्स की अबनॉर्मल डिस्टेंशन को कहते हैं. तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं विच कम्स अंडर रिजॉर्प्टिव या ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टासिस. तो इसको आप इटियोलॉजिकल फैक्टर मानेगा, मतलब आप नेक्स्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर करके एक हेडिंग देंगे तो ये सारे उसके क्या होंगे, इटियोलॉजिकल फैक्टर के पॉइंट्स होंगे. ठीक, अगर हम बात करें अब कंप्रेशन की तो कंप्रेशन किस वजह से हो सकता है? प्लूरल एफ्यूशन. ओके, इसके अलावा इट कुड बी नीमोथोरैक्स, okay, it could be pneumothorax, it could be hemothorax. ओके, शायद ये दोनों वर्ड्स टर्म्स आपके लिए न्यू होंगे, नीमोथोरैक्स एंड हीमोथोरैक्स. प्लूरल एफ्यूशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि अगर प्लूरल स्पेस में फ्लूइड भर जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? हम प्लूरल एफ्यूशन कहते हैं. ऐसे ही थोरैक्सिक स्पेसेस में या प्लूरल स्पेसेस में अगर एयर फिल हो जाए तो उस एयर फिल्ड कैविटी को क्या कहते हैं? हम न्यूमोथोरैक्स. जैसे हमने बोला कि फ्लूइड भर रहा है, वैसे ही जैसे हमने प्लूरल एफ्यूशन पढ़ा था तो फ्लूइड भरने के हमने कॉजेस बताए थे, उसी तरह अगर गैसेस भी, एयर मॉलिक्यूल्स या गैसेस भी लीक हो और वो प्लूरल कैविटी में फिलअप होंगे तो दैट कैन बी कॉल्ड एज नीमोथोरैक्स. एंड व्हाट इज़ हीमोथोरैक्स? अगर पानी या हवा के अलावा अगर ब्लड फिल हो रहा है तो ब्लड का फिल्ड होना इन प्लूरल स्पेसेस और thoracic cavity is known as hemothorax. Okay, so these could be some type of compressions. इसके अलावा चेस्ट ट्रॉमा हो सकता है. ठीक है,
रिब फ्रैक्चर कुड बी अ केस, ठीक है, जिस वजह से अंदर की तरफ क्या होगा, कंप्रेशन होगा। ओके, एंड द लास्ट वन इज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का तो एक ही कॉज है, हमने डील किया, दैट वाज फिब्रोसिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ दी एटेलेक्टासिस, ठीक है। तो ये 3 क्लासिफिकेशंस हो गए और तीनों क्लासिफिकेशन के अंडर हमने एग्जाम्पल्स डील किए। सो दिस इज़ क्लासिफिकेशन एंड दिस इज़ इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब कॉजेस। ओके, इज इट क्लियर? Next one is clinical manifestation. Okay, clinical manifestation में the person experiences dyspnea, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि जब एल्विलाई में एयर फिल नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली जो लंग कैपेसिटी होती है, एयर कैपेसिटी जो है लंग की, वो कमज़ोर होने लगती है। तो देयर कैन बी चांसेस कि धीरे धीरे जैसे जैसे कंडीशन प्रोग्रेस करेंगे तब पेशेंट फील्स डिफ़िकल्टी टू ब्रीथ, ठीक है। इसके अलावा जैसे प्लूरल एफ्यूशन एक रीज़न है, या ट्यूबरक्लोसिस एक रीज़न है, या कोई और ऑब्स्ट्रक्शन रीज़न है, तो भी देयर कुड बी चांसेस कि उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या उस वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने की वजह से देयर कैन बी चांसेस ऑफ डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। सो एनी ऑफ द रीजंस, चाहे वो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्यों ना हो, मोस्ट ऑफ द पेशेंट एक्सपीरियंसेस डिस्निया व्हेन दे हैव एटेलेक्टासिस, ठीक है। इसके अलावा देयर कुड बी चांसेस ऑफ फीवर। देखा गया है कि एटेलेक्टासिस वाले पेशेंट्स को फीवर इन्फेक्शन के बिना भी आता है, मतलब एयर का मतलब जो कोलैप्स हो जाते हैं और एयर वॉल्यूम जो डिक्रीज हो जाता है, उस वजह से देयर कुड बी सम चांसेस ऑफ हाइपरथर्मिया विदाउट इन्फेक्शन ऑल्सो। ओके, देयर कुड बी साइनोसिस, ठीक है। साइनोसिस, और पर्टिकुलरली जो साइनोसिस होता है दैट इज सेंट्रल साइनोसिस, मतलब लंग की तरफ साइनोसिस होने के ज़्यादा चांसेस सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में। साइनोसिस होने का मेन रीज़न वही है क्योंकि एल्वेलाइज कोलैप्स हो रहे हैं, तो देयर इज़ नो एयर फिल्ड स्पेसेस हियर। ओके, इसके अलावा अदर कंडीशंस कैन बी टेकिकार्डिया, टेकिपनिया। टेकिकार्डिया, टेकिपनिया ऑटोमेटिक सी बात है कि अगर पर्सन डिस्निक है तो डिस्निया की वजह से द पेशेंट विल ट्राई टू ब्रीथ मोर रैपिडली। ओके, जब रैपिडली ब्रीथ करने की कोशिश करेंगे तो उनका जो रेस्पिरेटरी रेट होगा, उसका रिदम और उसका जो रेट होगा, दैट कुड बी मोर, एंड दैट मोर इज़ नोन एज टेकिपनिया। ओके, जब एयर वॉल्यूम कम हो जाता है, जब रिजर्व वॉल्यूम कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ब्रेन की तरफ अलार्म जाता है एंड ब्रेन एक्टिवेट सिंपैथेटिक रिएक्शन। जब ब्रेन से सिंपैथेटिक एक्शन क्रिएट होता है तो उस वजह से हार्ट का पंपिंग स्पीड बढ़ जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड क्या हो, लंग्स की तरफ आए, ठीक। तो इस कारणवश जो ब्लड जो आप एटेलेक्टासिस पेशेंट्स हैं उनमें आप देखते हैं कि देयर कुड बी मोर केसेस ऑफ टेकिकार्डिया, ठीक। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट। ज़्यादातर ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि एटेलेक्टासिस वाले को हाइपर ही होगा या हाइपो ही होगा, बट या ये दोनों कंडीशंस बहुत प्रोमिनेंट हैं कि एटेलेक्टासिस वाले सारे पेशेंट्स में आप टेकिपनिया और टेकिकार्डिया देखते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ दी कंडीशंस। इसके अलावा चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है या चेस्ट पेन हो सकता है, ठीक है। चेस्ट पेन ड्यू टू द अंडरलाइंग कॉजेस। ओके, नेक्स्ट वन इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस, सो यहाँ पे आप एक चेस्ट एक्सरे, मतलब हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन तो आप कराएंगे ये जानने के लिए कि अंडरलाइंग कॉज क्या है, ये पता करेंगे। बहुत इजी है, अगर आप एक चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर पता चलती हैं, क्योंकि ये एरिया जब कोलैप्स हो जाता है तो यहाँ पे आपको एक शेडीनेस नज़र आता है, और वो शेडीनेस बताता है कि वहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन या कुछ फ्लूइड फिल्ड हो रहा है, जिसकी वजह, क्योंकि अगर एयर होता तो एयर बहुत आराम से एक्सरेज को अपने, मतलब एयर फिल्ड कैविटीज़ होती तो एक्सरेज पास हो जाती और आपको एक इमेज मिलता, ठीक। जब एयर नहीं है, वहाँ फ्लूइड है या सिर्फ हार्ड मासेस श्रिंक हुए पड़े हैं, तो वहाँ पे आपको क्लियर इमेजेस नहीं मिलती हैं, ठीक। सो दैट कुड बी वन वे टू नो कि एटेलेक्टासिस है या नहीं। इसके अलावा आप चेस्ट स्कैन्स करा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन CT या MRI। इसके अलावा
चेस्ट अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ब्रोंकोस्कोपी, बायोप्सी। ओके, अल्ट्रासाउंड भी इसलिए ये जानने के लिए इफ़ इन केस द कंडीशन इज़ ड्यू टू कंप्रेशन, तो ऑफकोर्स वहाँ पे ब्लड या फिर फ्लूइड फिल्ड होगा, तो आप अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं टू नो व्हाट द कंडीशन इज़। ब्रोंकोस्कोपी आप करा के देखते हैं टू नो अबाउट एनी टाइप ऑफ फाइब्रोसिस, एनी टाइप ऑफ म्यूकस प्लग, एनी अदर टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस। ओके, आप स्कैन्स करा के देखते हैं किसी भी तरीके का रप्चर देखने के लिए, ब्रोंकेक्टेसिस जैसे मैंने कहा था कि वॉल्स में डिस्टेंशन है, ये चीज़ें देखने के लिए आप स्कैन्स करा सकते हैं। आप बायोप्सी करा सकते हैं टू रूल आउट कि वेदर द पेशेंट इज़ हैविंग एनी रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी, या फिर ये एटेलेक्टेसिस किसी कैंसर की वजह से है या नहीं है। सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू कैन डू इन केस ऑफ एटेलेक्टेसिस। ओके, नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट, एटेलेक्टेसिस में केवल आप मेडिकल मैनेजमेंट ही करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स यहाँ पे नहीं होते हैं, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स ज़्यादा किए जाते हैं। सो फर्स्ट इफ़ इट इज़ फर्स्ट तो आप यहाँ पे क्या देंगे, यू गिव ऑक्सीजन थेरेपी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्निया का प्रॉब्लम रहता है। इसके बाद अगर इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन होने के चांसेस लग रहे हैं डॉक्टर को, तो द डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेस्ट कंजेशन या टाइटनेस फील होती है, उसलिए हम डीकंजेस्टेंट्स देते हैं। बहुत ज़्यादा स्पूटम प्रोडक्शन के केसेस आते हैं, तो उस स्पूटम को डाइल्यूट करने के लिए उस म्यूकस को डाइल्यूट करने के लिए हम म्यूकोलाइटिक्स देते हैं। म्यूकोलाइटिक्स वो एजेंट्स हैं जिसको इंजेस्ट करने से, जिसको कंज्यूम करने से जो म्यूकस है वो पतला हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और फिर आप अगर स्टीम इनहेलेशंस, कफिंग एक्सरसाइजेस, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस देते हैं तो पेशेंट बहुत ईजिली उसे कफ आउट कर सकते हैं। ओके, सो इसके अलावा यू कैन गिव ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनके ब्रोंकस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या ब्रोंकस में किसी नैरोइंग की वजह से ज़्यादातर एटेलेक्टेसिस होने के चांसेस हैं, तो हम उन्हें ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे। ब्रोंकोडायलेटर देने से ब्रोंकस का जो डायमीटर है, सरफेस एरिया है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, वॉल डायलेट होगा, तो इंस्पायर करते वक्त ज़्यादा एयर अंदर जाएगा, ज़्यादा एयर जाएगा तो ऑटोमेटिकली देयर आर चांसेस कि एल्वेलाइज में एयर फिल वापस हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ अबाउट मेडिसिन्स। इसके अलावा आप ब्रोंकोस्कोपी कराते हैं। ब्रोंकोस्कोपी के साथ साथ आप क्या करते हैं, ईदर यू डू अ क्रायो सर्जरी और यू डू अ लेज़र। आप इसको सर्जिकल मैनेजमेंट में काउंट कर लीजिए। सर्जिकल मैनेजमेंट के तौर पर हम कोई ओपन थोरेसिक सर्जरीज तो नहीं करते हैं, इधर आप लेज़र सर्जरीज कर सकते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप क्रायो सर्जरीज कर सकते हैं। लेज़र में आप हाई रेडिएशनल लाइट्स का यूज़ कर सकते हैं, एंड क्रायो सर्जरीज होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट रेस का यूज़ करते हैं। आप वो यूज़ कैसे करते हैं, यू डू इट, आप मतलब ये रेस वहाँ पे कर उतना एरिया जो ख़राब हो गया है उसको क्या कर रहे हैं, आप वहाँ से पिघला के या वहाँ से कट आउट करके सक्शन आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ये ओपन तरीके से नहीं करते हैं आजकल दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ब्रोंकोस्कोपी। तो आप ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, ब्रोंकोस्कोपी के ट्यूब के थ्रू आप यही ऑल्टरनेटिव मेथड्स यूज़ कर यू ट्राई टू इवैक्यूएट द एरिया एंड दैट विल हेल्प द पर्सन टू गेट फाइन। मतलब उतना अगर ख़राब एरिया हट जाएगा तो बाकी इन्फेक्शन फैलने के, पस इकट्ठे होने के, फ्लूइड इकट्ठे होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट। Okay, so this was all about medical management and surgical management. So this is
दिस इज एंटायरली अबाउट द टॉपिक एटेलेक्टासिस। हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट वी डेल्ट विद डेफिनेशन। Okay. Definition of atelectasis was the collapse of air spaces or air cavities or airless condition of the alveoli is known as atelectasis। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वी डेल्ट विद द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा कि atelectasis कैन बी happening because of the 3 different conditions। one can be resorption, resorption मतलब obstruction की वजह से। second can be compression, compression मतलब किसी भी तरीके की compressive force की वजह से। and the third could be this thing contraction, contraction was mainly due to fibrosis productions। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा इटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में। तो हमने पढ़ा कि इटियोलॉजिकल फैक्टर में ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस किस वजह से होते हैं, टीबी, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकेक्टासिस, फॉरेन बॉडी अगर चला जाए, म्यूकस प्लग की वजह से। ये सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकते हैं। कंप्रेशंस किन वजह से हो सकते हैं, इट कुड बी ड्यू टू एनी ट्रॉमा, रिफ्रैक्चर, प्लूरल एफ्यूशन, न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स मतलब एयर फिल्ड होना, हीमोथोरैक्स मतलब ब्लड फिल्ड होना, या फिर इट कुड बी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट वन वी डेल्ट अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बहुत सिंपल था, इट वाज ऑल अबाउट डिस्निया, डिस्निया के बाद सिंपैथेटिक रिएक्शंस की वजह से टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, साइनोसिस, chest pain, fever without infection also। next we dealt with diagnostic evaluation। diagnostic evaluation में हमने bronchoscopy, then this thing ultrasonography of the chest, chest x-ray of chest x-ray, chest scans, इसके अलावा हमने डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन में देखा कि हम हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि ये जानने के लिए कि अंडरलाइन कॉजेज़ क्या हैं, क्या वो पेशेंट पहले किसी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस से गुजरे हैं, कोई ट्रीटमेंट हो चुका है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। नेक्स्ट वी डेल्ट विद द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट इंक्लूडेड ब्रोंकोडायलेटर्स, म्यूकोलाइटिक्स, डीकंजेस्टेंट्स, एंटीबायोटिक्स। फीवर होगा तो आप एंटीपायरेटिक्स भी ऐड कर सकते हैं, और मेन आपका है ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक, ओके। नेक्स्ट वन इज सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में वी डिड क्रायो सर्जरी के थ्रू या लेज़र थेरेपीज़ के थ्रू हमने किया। जो हमने कैसे किया, हमने ओपन थोरैसिक सर्जरी नहीं की, हमने ब्रोंकोस्कोपी की मदद से किया ताकि उतना एरिया हम रिमूव कर सकें। ओके, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एक पॉइंट हमने छोड़ दिया, दैट इज़ सैचुरेशन जानने के लिए। SpO2 का मॉनिटर आता है, आपने देखा होगा क्लिप लाइक स्ट्रक्चर, उससे SpO2 मतलब सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन देखा जाता है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि आप सैचुरेशन देखकर ही ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर पाते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले सैचुरेशन चेक करें, फिर आप क्या करें, ऑक्सीजन थेरेपी एडमिनिस्टर करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एटेलेक्टासिस। आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप एटेलेक्टासिस का नर्सिंग मैनेजमेंट 10 पॉइंट्स ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट लिख के लाएंगे। थैंक यू।